हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। दिव्यांग हेल्प में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बना रहा था, तो शायद बीच में बहुत सारी वैकेंसीज आई और चली गई जिसके बारे में आप लोगों को बता नहीं पाया। लेकिन इसका कारण ये था फ्रेंड कि मैं अपने कुछ निजी कारणों से बार बार बाहर आना जाना कर रहा था, और उसके बाद घर आने पे मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। आज मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मुझे एक वैकेंसी के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि ये वैकेंसी मिस ना हो जाए। हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों के पास मैं जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन को एनालाइज करके उनकी तक ये सारी जानकारी पहुंचाऊं, ताकि जो भी इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड होंगे वो अप्लाई कर सके। सो फ्रेंड्स, आइए सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर और जानते हैं, देखते हैं कि कौन सी है वो वैकेंसी। सो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी आई है ये आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं उसकी वैकेंसी आई है, जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 सितंबर से स्टार्ट हुई है और आखिरी डेट जो है वो 29 सितंबर है। सो फ्रेंड्स, ये डेट याद रख लीजिएगा। आपको 27 सितंबर यानी कि 27 सितंबर से पहले फॉर्म को फिलअप कर लेना है, ताकि किसी तरह की कोई आपको परेशानी ना हो। सो फ्रेंड्स, ये है वो नोटिफिकेशन, और अब सीधे चलते इस नोटिफिकेशन के ऊपर क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। Application are invited from eligible Indian citizenship for appointment as PO in State Bank of India. The selected candidate may be posted anywhere in India. So ये ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे है, तो इसमें स्टेट का कोई इशू नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, और इसमें क्या लिखा है देखिए फ्रेंड्स, जो इम्पॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट्स है हम लोग उसको कवर कर लेते हैं, ताकि आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो डार्क में कर रखा है इन्होंने, ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप खुद से भी नोटिफिकेशन को देख रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट होता है जो इन्होंने बोल्ड कर रखा है, यहाँ पे देख लीजिए, ये बोल्ड कर रखा है। नो सेपरेट इंटीमेशन विल बी इशूड इन केस ऑफ एनी चेंज अपडेट। ऑल चेंजेस अपडेट्स विल बी होस्टेड ओनली बाई ऑन द बैंक्स वेबसाइट। तो मतलब कि इनका कहना है कि जो भी अपडेट्स वगैरह है वो सारा कुछ यहीं पे मिलेगा बैंक के वेबसाइट के ऊपर, और कहीं दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच विल हेल्ड इन 3 फेज। सो फ्रेंड्स, ये जो SBI PO का होता है ये 3 फेज में होता है। फेज़ 1 यानी प्री एग्ज़ाम, फेज़ 2 मेंस एग्ज़ाम, फेज़ 3 आपका ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, देखिए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड आफ्टर फेज 1 विल हैव टू अपियर फॉर द फेज 2। द कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड आफ्टर फेज 2 विल बी सब्सिक्वेंटली कॉल्ड फॉर फेज 3। The OBC candidates coming in creamy layer are not entitled for OBC reservation। So हमारे वैसे दिव्यांग साथी भाई बहन जो OBC में आते हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं, फ्रेंड्स आपको पता है OBC में 2 तरीके से होते हैं, एक OBC क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर, जो कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ऊपर होता है। तो वो तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो ऐसे होंगे, तो वैसे तो जनरली जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा है, हमारे कोई भी दिव्यांग साथी अगर OBC में आते हैं तो वो OBC नॉन क्रीमी लेयर में ही आते हैं। ठीक है, तो वो चीज़, इस चीज़ के लिए आपको झंझट नहीं है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ फॉर द इवेंट एज फॉलो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है कब से, 7/9/2023 से कब तक है, 27/9/2023 तक। एप्लीकेशन फ़ी 7/9/2023 से 27/9/2023। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे जो दिव्यांग साथी भाई बहन है ना, SBI उनसे कोई चार्ज नहीं ले रहा है। वो हम आगे नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, फिर डाउनलोड प्री एग्ज़ाम कॉल लेटर।
मतलब कि जो प्री का एग्ज़ाम है उसके कॉल लेटर 2nd वीक ऑफ अक्टूबर, और प्री का एग्ज़ाम जो है इन्होंने टेंटेटिव यानी कि प्रस्तावित है वो नवंबर में है। फिर नवंबर दिसंबर में चलेगा आपका प्री एग्ज़ाम, उसके बाद वही दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हो सकता है कि फर्स्ट या सेकेंड वीक में वो आपको प्री का रिजल्ट दे दे और फिर मेंस के लिए कॉल लेटर भी आपको दे दे। ये प्रस्तावित है सारा, मैं यहाँ पे जो प्रस्तावित है वही चीज़ें बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद फेज़ 2 एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के एंड और जनवरी के स्टार्टिंग में होगा। फिर जनवरी के एंड में फ्रेंड्स जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा फेज़ 2 यानी मेंस का। फिर फेज़ 3 में जो मेंस क्लियर कर लेंगे उनको जनवरी एंड में या फरवरी के स्टार्टिंग में फेज़ 3 के लिए कॉल किया जाएगा। फिर फेज़ 3 में सारा कुछ जो फेज़ 3 में आपको जो होना है ग्रुप डिस्कशन वगैरह, इंटरव्यू वगैरह वो हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पोस्टिंग वगैरह मिलने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वैकेंसी, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी है 2000, यानी कि टोटल 2000 है, जिसमें कि हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों के लिए कितनी है, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए टोटल 20 है करेंट वैकेंसी में, और जो हियरिंग इम्पेयर्ड है यानी जिन्हें सुनाई नहीं देता है उनके लिए 20 वैकेंसी करेंट में है और 16 वैकेंसी आपकी बैकलॉग में है, ठीक है। यानी कि टोटल 36 वैकेंसी है हमारे हियरिंग हैंडीकैप जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए। फिर लोकोमोटर डिसेबल्ड जो हैं उनके लिए 20 पोस्ट है, और जो मल्टीपल डिसेबल्ड हैं उनके लिए भी 20 जो है वो रेगुलर में है और 16 जो है वो बैकलॉग वैकेंसी यानी कि 36, यानी कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है फ्रेंड्स। अराउंड आपका 100+ जो पोस्ट है हमारे सभी कैटेगरी के जो दिव्यांग साथी भाई बहन हैं उनके लिए है। तो आप अगर बैंकिंग में इंटरेस्टेड है और अप्लाई करते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। उसके बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने जो शॉर्ट्स में लिख रखा है उसका फुल यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद और यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है ये देखिए, यहाँ पे जो यूज़ किया गया है शॉर्ट फॉर्म्स उसका इन्होंने यहाँ पे SLD, स्लो लर्निंग डिसेबिलिटी, MI, ऑटिज़म, ये सारा कुछ जो वहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा था उसको यहाँ पे फुल में कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इधर पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब पात्र कौन है, ठीक है। सो फ्रेंड्स जो भी ग्रेजुएट हैं वो सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे बहुत सारे जो दिव्यांग साथी भाई बहन होते हैं ना उनको कन्फ्यूज़न होता है, उनको लगता है कि उनकी एज ख़त्म हो गई है। मैं बार बार अपनी वीडियो में जब भी मैं किसी नोटिफिकेशन को एनालाइज करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि आपको एज रिलैक्सेशन है, एज में छूट है, लेकिन बहुत सारे लोग को लगता है उनका एज कंप्लीट हो चुका है इसलिए वो अप्लाई नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमारे जो दिव्यांग साथी भाई बहन हैं उनको क्या छूट है, देखिए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी और साथ में ST हैं तो जो मैक्सिमम एज है, सपोज कीजिए कि जो जनरल कैटेगरी की एज है वो 30 है तो उसमें 15 और जोड़िए, यानी कि हमारे वैसे साथी दिव्यांग साथी भाई बहन जो ST कैटेगरी में हैं या SC में हैं तो उनको 15 साल की छूट है। यानी कि जनरल के जो हमारे दिव्यांग साथी जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं वो अगर 30 साल की उम्र में अप्लाई कर रहे हैं, आखिरी उनका होगा, तो हमारे ST SC कैंडिडेट जो होंगे इस नोटिफिकेशन से पहले तक, मतलब कि जिस दिन वो अप्लाई कर रहे हैं उस दिन तक उनकी 45 एज नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको 15 साल की छूट है। ठीक उसी तरीके से OBC अगर है और 30 साल मैक्सिमम है जनरल का तो आपको 13 साल की छूट है, 10 आपका PWD का और 3 आपका OBC का, तो टोटल 13 हो गए। तो यानी कि आप जब भी ये अप्लाई कर रहे हैं उस दिन से, मतलब उस दिन तक आपकी 43 नहीं होनी चाहिए, उस दिन के बाद होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारे वैसे दिव्यांग साथी जो जनरल में है उनको 10 साल की छूट है, यानी कि 30 + 10 40, यानी कि जब ये आप अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम तक आपकी 40 की एज नहीं होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया इन्होंने दे दिया है 1/4/2023, इस डेट पे आपका जो एज है वो 40 नहीं होना चाहिए जनरल कैंडिडेट जो PWD हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हमारे वैसे साथी जो PWD + ST SC हैं उनको 15 साल की छूट है एज में,
और जो PWD प्लस OBC हैं उनको 13 साल की छूट है, और जो PWD प्लस जनरल है उनको 10 साल की छूट है। एज वाला जो है ये थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि आपको एज में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं 30-35 या फिर बहुत होता है तो 36-37 तक एग्ज़ाम लिखते हैं, उसके बाद वो एग्ज़ाम देना छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स और क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड, ओनली दोज विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हु सफ़र फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आफ्टर बेस्ट करेक्शन आर एलिजिबल। ब्लाइंडनेस, जिनके हाँ ये ब्लाइंडनेस की जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहे हैं वो, फिर जो लो विज़न वाले हैं वो, हेयरिंग इम्पेयर्ड मतलब कि जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, डेफ हार्ड ऑफ हियरिंग, फिर आपका जो होता है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सबसे ज़्यादा जो होता है इस लोकोमोटर डिसेबिलिटी में सबसे ज़्यादा सब कैटेगरी है। तो देखिए यहाँ पे लोकोमोटर डिसेबिलिटी में सबसे ज़्यादा क्या है, OA 1 आर्म बोथ आर्म 1 लेग बोथ लेग 1 आर्म 1 लेग, CP लिप्रोसी, डॉफिज्म, एसिड अटैक, ऑटिज्म। और इनसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या मांगी गई है, सिटिंग, वॉकिंग, मैनिपुलेटिंग फिंगर्स, रीडिंग एंड राइटिंग, सीइंग, कम्युनिकेशन। सो ये सारे लोकोमोटर डिसेबिलिटीज जो हैं उनके लिए ये मांगा गया है। उसके बाद फिर फ्रेंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसमें कि ऊपर और जो भी दिया गया है उसमें से मिला करके आपका सारा का सारा यहाँ पे होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल ऊपर वाले में से जो भी है 1-2 ऐसा करके यहाँ पे है, तो वो लोग यहाँ पे एलिजिबल है मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स कंपनसेटरी टाइम मैं बार बार बताता हूँ कि सिर्फ वैसे लोग कंपनसेटरी टाइम के लिए एलिजिबल हैं जो कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फ्रेंड्स स्क्राइब जो यूज़ कर रहे हैं वो, या फिर जिनके दोनों हाथ में प्रॉब्लम है वो, या फिर जिनकी एक हाथ में लिखने में प्रॉब्लम होती है वो, यही लोग एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर और सर्टिफिकेट वगैरह जो है फ्रेंड्स वो अपेंडिक्स 1 जो है ये आपको जमा करना पड़ता है अगर यदि आप स्क्राइब यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्क्राइब यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बता दिए कैंडिडेट विल हैव टू अरेंज हिज और हर ऑन स्क्राइब, तो आपको स्क्राइब आपको जो है वो खुद से देना पड़ेगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी कैंडिडेट्स हु इज यूजिंग स्क्राइब शुड इंश्योर दैट ही सी इज एलिजिबल फॉर स्क्राइब इन द एग्जामिनेशन एज पर गाइडेंस, ठीक है। तो आप एलिजिबल हैं या नहीं है देख लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए जो स्क्राइब यूज़ करेंगे उनके लिए है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन at any stage if it is found that the scribe is independently answering and solving questions himself herself, the examination session of such candidate will be terminated। तो स्क्राइब अगर खुद से दे रहे हैं एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आपको कंपनसेटरी टाइम जो है वो हर घंटे पे 20 मिनट मिलेगा, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स देखते हैं, ये कैटेगरी वाइज जो है उन्होंने कोड दे रखा है कि किस कैटेगरी को इन्होंने क्या कोड दिया है, ये आप देख सकते हैं या फिर आपको पता ही है। प्री जो एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, ये देखिए इंग्लिश, क्वांटिटेटिव और रीजनिंग, ये 3 हो गए। और ये जो इसमें क्या है ना कि आपको 20 सेपरेट टाइमिंग्स रहेगा, ठीक है। और ये टोटल 20 यानी कि टोटल 1 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें जो एग्ज़ाम है वो 1 घंटे में 20 पर आपको एक सेक्शन को आप एक बार में अप्लाई, मतलब कि एक बार में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश छोड़ के क्वांट में चले जाएंगे या क्वांट छोड़ के रीजनिंग में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप एक बार में एक ही सेक्शन कंप्लीट कर पाएंगे, तभी नेक्स्ट सेक्शन में जो टाइमिंग है वो कंप्लीट होगी तो आप नेक्स्ट सेक्शन को जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा है, category wise merit list will be drawn on the basis of the aggregate scored in the pre-exam. There will be no sectional cutoff. Candidates numbering 10 times approx the vacancy
इन ईच कैटेगरी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने जो सेक्शनल कट ऑफ होता है वो हटा दिया है, यानी कि आपको हर सेक्शन में पास नहीं होना है, मतलब कि ओवरऑल जो कट ऑफ है वो कट ऑफ को पास करना है, ठीक है। उसके बाद फिर मेंस जो है, मेंस में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड आ जाएगा, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन आ जाएगा, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो होता है वो भी आ जाएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज। सो यहाँ पे एक जो एडिशनल ऐड हो रहा है वो आपका जनरल अवेयरनेस ऐड हो रहा है, और ये टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 रहने वाला है, और टोटल मार्क्स 200 का, और ये 3 घंटे का है। यानी कि जिनको अगर यदि जो क्या बोलते हैं कंपनसेटरी टाइम मिलेगा वो आपका 3 घंटे का, यानी कि 1 घंटा और इसमें जोड़ लीजिए, तो यानी कि 4 घंटे का जिनका कंपनसेटरी टाइम रहेगा उनका 4 घंटे का होगा। और ये 4 घंटे कंप्लीट होने के बाद आपको ऐसे लेटर, यानी कि जो आपका एक रिटन एग्जाम भी इसमें होना है, जिसमें कि आपको एक लेटर और ऐसे लिखना होगा, वो टॉपिक वहीं पे दिया रहेगा, सिस्टम के ऊपर ही टाइप करके देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड निगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी कि हर क्वेश्चन में गलत आंसर के लिए 1/4 आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड फॉर बोथ एंड प्री एंड मेंस। तो यानी कि जो प्री और मेंस है उनके लिए सेक्शनल कट ऑफ जो है वो नहीं रखा जाएगा। उसके बाद फिर फेज 3 में जो है ग्रुप डिस्कशन जो है उसके 20 नंबर है, और फिर जो इंटरव्यू है उसके लिए 30 नंबर है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये तब होगा जब आप मेंस को क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका जो मार्क्स है उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। जैसे कि मेंस के एग्ज़ाम में आपने 250 का और प्लस आपका 50 जीडी का है, तो ये टोटल मिला के 300 टोटल मार्क्स हो गए। तो नॉर्मलाइजेशन करके जो आपका मेंस का मार्क्स है 250 का, उसको नॉर्मलाइज करके 75 में कन्वर्ट किया जाएगा, और जो 50 मार्क्स है उसको 25 में कन्वर्ट करके टोटल 100 मार्क्स का टोटल बना दिया जाएगा। और 100 मार्क्स में जो आपका नंबर रहेगा उसके हिसाब से आपको मेरिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट जो है वो आपको पब्लिश कर देंगे आप, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इमॉल्वमेंट, तो मतलब आप कितना मिलेगा, तो बेस पे जो है 41,960, और इसके अलावा जो है आपका अदर अलाउंसेस, ये तो बेस पे है, प्लस डेयरिंग अलाउंसेस एंड अदर अलाउंसेस मिलाए जुला करके लगभग जो मुझे लगता है कि 80-90,000 के अराउंड में आपको मिलने वाला है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ज्वाइनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है कि अगर यदि आपने बैंक को ज्वाइन कर लिया, आपने क्लियर कर लिया सारा और आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपको एक 2 लाख का बॉन्ड साइन करना होगा कि आप जो है वो बैंक को कम से कम 3 साल तक सर्व करेंगे। यानी कि बैंक की सेवा आप 3 साल तक करेंगे कम से कम, उसके बाद ही आप रिजाइन कर सकते हैं। अगर यदि आपने 3 साल से पहले रिजाइन किया तो आपको बैंक को 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये इनका यहाँ पे टर्म है, ये देख लीजिए यहाँ पे वो टर्म यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन फी एंड चार्जेस, मैंने आपको बोला था, मैं आगे बता दूंगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फी विल बी 750 फॉर जनरल EWS OBC कैंडिडेट एंड नील फॉर ST SC एंड PWD। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारे दिव्यांग साथी भाई बहनों को कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन हमारे दिव्यांग साथी शायद उसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स नंबर ऑफ चांसेस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 4, तो हमारे दिव्यांग साथी जो हैं उनको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल जो OBC वाले कैंडिडेट होंगे उनको 7 अटेम्प्ट्स दिया गया है। उसके बाद अगर यदि आप ST SC या PWD है, ST SC कैंडिडेट्स जो है उनके ऊपर नो रिस्ट्रिक्शंस है, यानी कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब अप्लाई कैसे करना है। तो आपको फ्रेंड्स जितने ये नोटिफिकेशन का लिंक प्लस अप्लाई लिंक जो भी है वो रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अप्लाई करते टाइम आपको है ना ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला
हैंड रिटन लिख करके इस चीज़ को अपलोड करना है, ठीक है। आई आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. The signature, photograph and left hand thumb impression is of mine. तो ये आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो लास्ट पार्ट में जा करके आपको करना है, ठीक है। तो ये रिटन, ये हैंड रिटन जो यहाँ लिखना है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन देना है। और अगर यदि आपका लेफ्ट थंब नहीं है तो आप राइट थंब भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर यदि मतलब कि आपके किसी भी थंब इम्प्रेशन कोई थंब नहीं है तो आप फिर बिना थंब इम्प्रेशन के भी आप दूसरे जो है कोई भी फिंगर उसका इम्प्रेशन डाल सकते हैं, अगर यदि थंब में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है देख लीजिए फ्रेंड्स, ये बैंक की वेबसाइट है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे बायोमेट्रिक्स होगा वेरिफिकेशन, वो आपका बायोमेट्रिक्स अब सभी जगहों पे हो रहा है, हर एग्ज़ाम में लगभग हो रखा है फ्रेंड। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये है एग्ज़ामिनेशन सेंटर। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से अपने सेंटर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। हर स्टेट में इन्होंने सेंटर बना रखा है प्री मेंस दोनों के लिए। और यहाँ पे ये देखिए अगेन यही वाला जो इन्होंने बताया हाउ टू अप्लाई। और अगर यदि किसी को परेशानी हो रही है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नहीं तो अगर यदि आपको कोई हेल्प चाहिए अप्लाई करने में तो आप मुझे कमेंट में आके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स सॉरी, तो नोटिफिकेशन जहाँ तक मुझे समझ आया, जहाँ तक मेरी समझ थी, मैंने उसको एनालाइज करके सारा कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। बट अगर फिर भी मुझसे कुछ छूट गया हो या मैंने कुछ क्लियर ना किया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर यदि आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो जिस तरीके से अभी तक आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करते रहिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा और मुझे क्या इम्प्रूव करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।